ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की उत्तर प्रदेश राज्य कमेटी ने मुझसे आग्रह किया कि मुझे छात्र कानून और शिकायतों के निवारण से संबंधित मुद्दों पर संबोधित करना चाहिए। मैं वर्तमान विषयों पर व्याख्यान श्रृंखला के आयोजन के लिए एआईएसएफ के राज्य नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। ये निश्चित रूप से अध्ययन और जटिल स्थिति के ज्ञान में मदद करेगा। मुझे खुशी होगी कि अगर इस व्याख्यान श्रृंखला में मुझे कुछ योगदान करने का कोई मेरा प्रयास छात्रों की मदद करे। एआईएसएफ का गठन 12 अगस्त 1936 को लखनऊ के अमीनाबाद स्थित गंगा प्रसाद मेमोरियल हॉल में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में किया गया था। प्रतिभा थिएटर लखनऊ में इसकी 40वीं वर्षगांठ बड़े पैमाने में मनाई गई। मैं भाग्यशाली था कि इसके पहले सम्मेलन से लगभग 44 वर्षों बाद मुझे उसी गंगा प्रसाद मेमोरियल हॉल में आयोजित राज्य सम्मेलन में राज्य अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इस विषय पर संबोधित करने से पहले मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि ये समझना जरूरी है कि छात्र कहाँ कैसे जाता है। किसी भी मामले या विषय का अध्ययन करने की आदत किसी भी बच्चे या किशोर को एक छात्र बनाती है। इसलिए एक छात्र होने की पूर्व शर्त यह है कि किसी भी विषय या विषय के गहन अध्ययन की आदत विकसित की जानी चाहिए। लेकिन ऐसी आदत किसी भी बच्चे या किशोर में जबरन प्रेरित नहीं हो सकती, बल्कि स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। जब मैं छात्र था तो किसी भी उच्च शिक्षा में प्रवेश देने से पहले प्रवेश परीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। 8वीं कक्षा पास करने के बाद मुझे 9वीं में प्रवेश दे दिया गया। इसी तरह हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद मुझे 11वीं कक्षा में प्रवेश मिला। इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद मैं बीए में प्रवेश पा गया। बीए पास करने के बाद मुझे एलएलबी में प्रवेश दिया गया। किसी भी उच्च कक्षा में प्रवेश करने से पहले किसी भी छात्र को किसी भी प्रवेश परीक्षा से नहीं गुजरना पड़ता था। हाई स्कूल में या इंटरमीडिएट में या बीए में विषयों के संयोजन का विकल्प खुला हुआ था। लेकिन अब हम जब प्रवेश की प्रणाली, विषयों के चयन और परीक्षा प्रणाली को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि पहले से तमाम नियम बदल दिए गए हैं। अब किसी भी उच्च शिक्षा में प्रवेश करने पहले एंट्रेंस टेस्ट होता है। एंट्रेंस टेस्ट माने प्रवेश के लिए एक अतिरिक्त परीक्षा। इसके मायने ये हैं कि आप जिस क्लास को पास करके आए हैं उसकी डिग्री या उसके सर्टिफिकेट या उसके रिजल्ट का अब महत्व नहीं है। तो प्रवेश परीक्षा का क्या मतलब है? प्रवेश परीक्षा अपनी परीक्षा प्रणाली को ही नकारता है। यह वास्तव में पहले की कक्षा में प्राप्त किए गए प्रमाण पत्र या डिग्री की उपेक्षा है जिसे उस संस्था ने स्वयं जारी किया था। विषयों को संयोजन करने के लिए भी परामर्श प्रणाली शुरू कर दी गई। परामर्श प्रणाली माने काउंसलिंग। अब हो क्या रहा है कि एंट्रेंस टेस्ट के लिए और काउंसलिंग के लिए भी शुल्क लिया जा रहा है। यानी कि आप पहले की परीक्षा को पास करने के बाद नए क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप फीस जमा करिए, तब आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा। फिर आपको कौन कौन से विषय लेने हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स क्या आपको चूज करना है, तो उसके लिए फिर फीस जमा करिए, काउंसलिंग कराइए। तो इसमें अधिक समय भी खर्च होता है, अधिक पैसा भी खर्च होता है। यह वास्तव में माता पिता और अभिभावकों पर फीस का एक अतिरिक्त बोझ है। इन प्रणालियों को इतने बड़े पैमाने पर लगाया गया है कि लोग ये भूल ही गए हैं कि अगली परीक्षा में प्रवेश और विषय का चयन इस देश में दशकों तक लगभग मुफ्त था, फ्री था। और अब कक्षाओं को खोलने के पहले और उस कक्षा में क्लास अटेंड करने के पहले एक भारी वित्तीय बोझ लाद दिया गया है जिसने शिक्षा को अधिक महंगा और बोझिल बना दिया। अब प्रवेश प्रणाली जो शुरू की गई उसके लिए एक सामान्य तर्क क्या दिया जाता है कि परीक्षा प्रणाली में कई त्रुटियां हैं, इसलिए वास्तविक मेधावी छात्र को चुनने के लिए प्रवेश परीक्षा की प्रणाली की आवश्यकता है। लेकिन वास्तविकता क्या यही है? नहीं, वास्तविकता अन्यथा है। अब इसमें एक अन्य पहलू विचार करने योग्य है कि प्रवेश परीक्षा के माध्यम से छात्रों का चयन करने के बाद कुछ सीटों को सेल्फ फाइनेंसिंग यानी स्ववित्त पोषण के माध्यम से प्रवेश के लिए छोड़ दिया जाता है। कुछ सीटें एनआरआई के लिए छोड़ दी जाती हैं। दूसरे शब्दों में कुछ सीटें रुपए से खरीदी जाती हैं और कुछ सीटें डॉलर से खरीदी जाती हैं। तो इसका परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है कि वो छात्र जो प्रवेश परीक्षा यानी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से चुन के आया हुआ है वो रुपए और डॉलर के से खरीद करके प्रवेश पाने वालों की सुविधा में हीन भावना का शिकार हो जाता है।
इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है। तो फिर योग्यता का तर्क कहां रह जाता है? क्या ऐसे लोगों के लिए जिनके पास अधिक रुपए या डॉलर हैं योग्यता निरर्थक नहीं है? अब इसमें एक दूसरा एंगल भी है कि सेल्फ फाइनेंसिंग और एनआरआई की सीट के अलावा, जैसे आप टेक्निकल इंस्टीट्यूशन देखिए, मेडिकल इंस्टीट्यूशन देखिए, या प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए बहुत से इंस्टीट्यूशन है, वहां मैनेजमेंट कोटा है। तो मैनेजमेंट कोटा के लिए क्या टेस्ट है? कोई टेस्ट नहीं है। तो अब फिर वहां मेरिट कहां है? तो इसलिए मेरिट जो शब्द है जो इस्तेमाल किया जा रहा है इस तरह की प्रणालियों को लादने के लिए, दरअसल ये मिसनोमर है, ये वास्तविकता नहीं है। ये सिर्फ अपने उस सिस्टम को जस्टिफाई करने के लिए एक शब्द लाया गया है, एक नई प्रणाली लाई गई है। अब ये मैंने उदाहरण क्यों दिया? इसका एक उद्देश्य है। उद्देश्य यह है कि जब हम छात्र थे तो हम लोग किस बात के लिए संघर्ष करते थे कि सामान्य शिक्षा होनी चाहिए, कॉमन एजुकेशन सिस्टम, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे पब्लिक स्कूल हो। अब क्या है कि एक ही कक्षा में 3 तरह के स्टूडेंट्स का एडमिशन हो गया। एक जो एंट्रेंस टेस्ट से आया, दूसरा जो रुपए से खरीद के आया, तीसरा जो डॉलर से खरीद के आया, या प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो मैनेजमेंट कोटे से आ गया। तो एक ही क्लास में कई तरह के स्टूडेंट हो गए। तो जहां कॉमन एजुकेशन सिस्टम की बात थी, वो अब लड़ाई, वो जो संघर्ष था वो दूसरे तरह का हो गया। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भिन्न भिन्न परिस्थितियों में यह देखना आवश्यक है कि क्या पुराने ही नारे या संघर्ष के पुराने तरीके से ही कोई परिणाम निकल सकता है। तो इसलिए समस्याओं का गहन अध्ययन करने की जरूरत होती है और समय समय पर उस समय की क्या आवश्यकता है उसको पूरा करने के तरीके का पता लगाना होता है। और यह काम स्टूडेंट भली बात कर सकता है, क्योंकि उसका काम ही है विषय का अध्ययन करना, परिस्थितियों का अध्ययन करना, समस्याओं का अध्ययन करना। संक्षेप में मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी भी संघर्ष या किसी भी नारे की नकल नहीं की जा सकती। अब हम जो लॉ कॉलेजेस हैं उसकी मान्यता की प्रणाली, उसके रिकॉग्निशन का क्या सिस्टम है, और उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके वैल्यूएशन का क्या सिस्टम है। तो अब हम उसमें देखते हैं कि अब आप अगर देखिए कि कैसे एफिलिएशन होता है, कैसे रिकॉग्निशन होती है, उसके लिए क्या तौर तरीके हैं और वो रिकॉग्निशन कैसे हासिल की जाती है। फिर लॉ कॉलेजेस में जो एडमिशन है उसके तौर तरीके क्या हैं। तो इससे हम इस नतीजे पाएंगे कि दरअसल जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत सी तब्दीलियां हुई हैं, और उन तब्दीलियों को अब ये हम देख सकते हैं कि डिग्री महत्वपूर्ण है, डिग्री का पाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके पीछे का जो ज्ञान है, जो वस्तुतः शिक्षा है, वो महत्वपूर्ण कम हुई है। तो इसलिए हमने शिक्षा और ज्ञान दोनों की बात इसलिए की कि शिक्षा, बहुत शिक्षित हो जाने से ही कोई आदमी ज्ञानी हो जाए ये जरूरी नहीं है। और ये भी आप ध्यान रखिए कि व्यवस्था में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको छात्रों की शिक्षा और ज्ञान से डर लगता है। इसलिए बहुत पहले जब ये देश आजाद हुआ तो पहले उद्देश्य क्या था कि सबको शिक्षित किया जाए, लेकिन जब सब लोग शिक्षित होने लगे तो उससे भी भय पैदा हुआ। तो कहा भाई अब शिक्षित नहीं है, साक्षर करो, एजुकेटेड नहीं है, लिटरेट बनाओ, माने खाली लोग दस्तखत करना सीख जाएं। तो इस तरह, इसलिए कई तरह की शिक्षा प्रणाली इस देश में लादी गई है। तो इसलिए इसमें यह समझना चाहिए कि आज के समय एक छात्र, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन या स्टूडेंट मूवमेंट या एजुकेशन सिस्टम वो किस स्थिति में रहे और उसको वास्तव में करना क्या चाहिए। अब जैसे हमने एफिलिएशन, रिकॉग्निशन, इस सब की बात बताई, फिर हमने एक कहना चाहते हैं कि इन दिनों वक्ता कोविड-19 पर व्याख्यान शुरू करते हैं और उसके कई पहलुओं पर प्रभाव भी। मेरा यह मत है कि किसी भी चीज का प्रभाव का परीक्षण करने की क्षमता छात्रों में स्वयं विकसित की जानी चाहिए, जिसमें कोविड-19 की महामारी का प्रभाव भी शामिल है। इस तरह की क्षमता को समस्या की कल्पना की क्षमता और कानूनों की प्रयोज्यता और उनकी व्याख्या को समझ करके विकसित किया जा सकता है। अब जैसे हम पूरे घटनाक्रम को देखें तो राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री जी ने
जो तमाम लोगों से अपील की, उसमें जो एम्प्लॉयर्स थे, नियोक्ताओं से अपने कर्मचारियों और श्रमिकों के वेतन में कटौती नहीं करने की अपील की। अब इस अपील के बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, गृह मंत्रालय, उस गृह मंत्रालय की तरफ से कई आदेश समय पर जारी हुए। जैसे 24/3/2023 को जारी हुआ, 19 मार्च को जारी हुआ, 14 अप्रैल को, 15 अप्रैल को और फिर 1 मई को। अब ये जो तमाम आदेश जारी हुए, इसमें कई निर्देशों के अलावा यह भी एक स्पष्ट आदेश था कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान किसी भी कर्मचारी या श्रमिक के वेतन में कटौती नहीं की जाएगी। फिर लॉकडाउन 2 हुआ, फिर लॉकडाउन 3 हुआ। लॉकडाउन 4 के लिए राष्ट्र के नाम जब अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने तमाम घोषणाएं की, तो उसमें यह नहीं कहीं कहा कि कर्मचारियों के वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा। लेकिन आश्चर्यजनक तरीके से 17 मई 2020 को एक आदेश निकला केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से, केंद्रीय गृह सचिव के हस्ताक्षर से, और उसमें यह आदेश में कहा गया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 10(2)(1) के तहत राष्ट्रीय कार्यकारी समिति NEC के द्वारा जारी किए गए पहले के सभी आदेश निष्प्रभावी होंगे। अब वो उसमें जो शब्द आया है सीज टू हैव इफेक्ट, अब उनका असर समाप्त हो जाएगा। लेकिन उसी में यह भी कहा उन्होंने कि जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA ने जो आदेश जारी किया था, वो आदेश लागू रहेगा 31 मई 2020 तक। अब इन दोनों के लिए अलग अलग घोषणा नहीं हुई, कई घोषणा नहीं हुई। तो इस तरह से एक आदेश के जरिए तमाम पहले के आदेशों को निष्प्रभावी कर दिया गया। अब यहां पर अगर हम देखें कि प्रावधान क्या है इस बाबत, तो प्रावधानों के लिए हम अगर देखें कि सैलरी पेमेंट का क्या प्रावधान है, वेजेस के पेमेंट का क्या प्रावधान है, उसके तौर तरीके क्या हैं, उसमें कटौती का क्या प्रावधान है, वेतन कब रोका जा सकता है, इसका क्या प्रावधान है, तो उसमें हम पाएंगे कि इस तरह से वेतन कटौती नहीं की जा सकती, क्योंकि नो वर्क नो पे का प्रिंसिपल, काम नहीं तो वेतन नहीं के प्रिंसिपल पर सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय हैं। हम यहां पर उन निर्णयों की व्याख्या इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उसमें समय हम नहीं लगाना चाहते, लेकिन मोटे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर कर्मचारी या श्रमिक अपनी तरफ से काम करने से मना नहीं कर रहा है, या सेसेशन ऑफ वर्क नहीं है, या इलीगल स्ट्राइक नहीं है, तो उसके तो कर्मचारियों के वेतन में कटौती नहीं की जा सकती। तो ये धरातल है। अब इसमें आपदा प्रबंधन का कानून कहीं आड़े नहीं आता, क्योंकि आपदा इस देश में और विश्व में सबके लिए है। तो उस आपदा का शिकार श्रमिक भी हैं, तो वे विभिन्न स्थिति में नहीं हैं। अब इसलिए हम इस बात को कह रहे हैं कि केंद्र, राज्य सरकारों और जिला प्रशासन ने चिकित्सा व्यवस्था के साथ साथ कानून व्यवस्था की स्थिति से संबंधित कई आदेश जारी किए। हम कभी कभी देखते हैं कि ये आदेश कभी कोई एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में भी हैं और विभिन्न चरणों में प्रचलित जमीनी हकीकत के नाम पर अंतर विरोधी या विरोधाभासी आदेश जारी कर दिए गए हैं। और फिर यह कहा जाता है कि दरअसल लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4 की स्थितियों में अंतर है। लेकिन अंतर यह है कि जिन्हें वेतन नहीं मिला या जिनको वेतन नहीं दिया गया, अब बाद के आदेश से उनके उस वेतन न दिए जाने के कृत्य को जस्टिफाई करने की कोशिश हो रही है। अब अभी चर्चा में है कि श्रम कानूनों को निलंबित करने के लिए कोई अध्यादेश आ रहा है। अभी हालांकि ऐसे किसी अध्यादेश ने आकार नहीं लिया है, क्योंकि ऐसा कोई गजट नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन ये बात चर्चा में है। तो अब ये बात है कि श्रम कानून क्या है, तो हम देखें कि ज्यादातर श्रम कानून सेंट्रल लेजिस्लेशन है, और सेंट्रल लेजिस्लेशन भी किस जमाने के हैं? अधिकतर श्रम कानून इस देश की आजादी के पहले के हैं, जो इस देश के श्रमिकों ने
संघर्ष के जरिए ब्रिटिश एम्प्लॉयर्स और ब्रिटिश रिजीम से लड़के हासिल किए थे। तो एक सवाल पैदा होता है कि ये वे अधिकार हैं जो इस देश के श्रमिक को तब प्राप्त थे जब वह गुलाम था। आज वो आजाद देश का आजाद नागरिक है, तो क्या गुलामी के दौर में जो अधिकार हासिल थे उससे भी वंचित किया जा सकता है? ये प्रश्न भी स्टूडेंट अपने अपने अलग ढंग से सोच के किस नतीजे पर पहुंच सकते हैं। और इसके लिए अगर आप देखें तो ये देखिए कि संविधान में इसके परीक्षण का तरीका क्या है, क्योंकि संविधान के बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं कि 9 मई 2018 को एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, कल्पना मेहता एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत का संविधान यह सर्वोच्च मौलिक कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम फंडामेंटल लॉ। और उन्होंने कहा कि सभी कानूनों को एकमत और संविधान के अनुरूप होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संवैधानिक प्रावधान ही विधायिका और कार्यपालिका के कामकाज के लिए शर्तों को निर्धारित करते हैं। और अंतिम व्याख्याकार कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। द लास्ट इंटरप्रिटेशन इज टू बी गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। जुडिशियल रिव्यू का राइट उसको है। तो इसलिए उसमें यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कानून है उनको संविधान के अनुरूप और फंडामेंटल जो रूल्स हैं उनके अनुसार होना चाहिए। अब इस पे जरा हम तमाम चीजों को परख सकते हैं। मैं छात्रों से इस बात को जरूर कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स क्या हैं, संविधान क्या है, कानूनों को इंटरप्रेट करने के तौर तरीका क्या है, उसका सिस्टम क्या है। तो उसमें हम देखें कि संविधान के प्रावधान की पृष्ठभूमि में हर कानून की सत्ता का परीक्षण करने के लिए मोटे तौर पर लोग मानते हैं कि फंडामेंटल राइट के हिसाब से होना चाहिए। कि फंडामेंटल राइट हम देखेंगे कि वो कटेल तो नहीं हो रहा। मेरे मत से फंडामेंटल राइट से ज्यादा महत्वपूर्ण किसी भी कानून की वैधता को देखने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी है। क्योंकि आर्टिकल 37 में यह कहा गया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस एंड इन मेकिंग द लॉज। कानून को बनाने की दृष्टि से देखना पड़ेगा कि निर्देशक तत्व क्या कहते हैं। और 37 के बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है 38, उस 38 के क्लास 2 में यह लिखा हुआ है, यह प्रावधान किया गया है कि द स्टेट इन पर्टिकुलर शैल स्ट्राइव टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन इनकम। राज्य विशेष तौर से लोगों की आय में असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। तो इस धरातल पर अगर हम देखें तो आय में असमानता को कम करने के कानून और आय में असमानता को बढ़ाने के कानून, तो उनकी वैधानिकता पर हम विचार कर सकते हैं। अब एक जजमेंट का हम और यहां पर जिक्र करना चाहेंगे। AIR 1991 सुप्रीम कोर्ट पेज 101, एक संविधान पीठ का जजमेंट है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्सेस DTC मजदूर कांग्रेस। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले हम विधायिका या व्यवस्थापिका के बनाए गए कानूनों में इसलिए दखल नहीं देते थे क्योंकि हम ये मानते थे कि विधायिका जनता के प्रतिनिधियों की संस्था है और वो जो कानून बनाती है वो जनता की आवाज है। और जनतंत्र में जनता की आवाज में दखल देना या उसमें कोई खलल पैदा करना ये न्यायपालिका के लिए ठीक नहीं है। लेकिन फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेकिन वास्तविक स्थिति हमने जब देखी अपने अनुभव से तो यह पाया कि दरअसल हर पार्टी की सरकार में, कोई भी सरकार हो, उस सरकार में एक पावर लॉबी होती है। वो पावर लॉबी जब कुछ करना चाहती है तो ब्यूरोक्रेसी को यानी नौकरशाही को डिक्टेट करती है, निर्देश देती है कि एक बिल बनाओ। फिर वो बिल थोड़े समय पहले सांसदों में या विधायकों में वितरित किया जाता है। अब होता क्या है कि 3 दिन पहले वितरित हुआ तो 3 दिन में न तो
वो विधायक सांसद उस सब्जेक्ट पर विशेषज्ञता हासिल कर सकता है, एक्सपर्टीज हासिल कर सकता है, और ना अपने वोटर से जाकर पूछ सकता है कि हमको क्या बोलना है। तो न तो उसमें जनता की आवाज सम्मिलित होती है और न विषय पर एक्सपर्टाइज आता है। तो उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक शब्द इस्तेमाल किया है, पार्लियामेंट्री जार्गन। होता क्या है कि हर पार्टी की तरफ से या हर पार्टी के ग्रुप जो हैं उनकी तरफ से कुछ लोग बोलने के लिए होते हैं। वो हर विषय पर, कोई भी किसी भी विषय बिल पाए तो उस पर उनको बोलना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया पार्लियामेंट्री जार्गन, कि बहस के नाम पर संसदीय शब्द जाल का इस्तेमाल होता है और किसी भी सरकार में पावर लॉबी के द्वारा जो निर्मित बिल है उसको शब्द इस्तेमाल किया ब्यूरोक्रेटिक फ्रेमवर्क इन द फॉर्म ऑफ बिल, वो कानून बन जाता है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने से ही एक सवाल किया कि फिर हमको क्या करना चाहिए, और खुद ही उसका उत्तर दिया कि संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रहरी का दर्जा दिया है, पहरेदार। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई कानून फंडामेंटल राइट को कर्टेल करता है, मौलिक अधिकारों में उसको कुतरता है या उसको कम करता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा फिर हमको दखल देना जरूरी होगा। और फिर यह भी कहा कि कुछ लोग इसको कहेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म है, न्यायिक सक्रियता है, लेकिन हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। तो हमने इस जजमेंट का जिक्र इसलिए किया कि दरअसल लेजिस्लेटिव एक्ट्स में कब से सुप्रीम कोर्ट ने दखल देना शुरू किया। अब हम जो आदेश जारी होते हैं, विभागीय आदेश जारी होते हैं, उसमें देख सकते हैं कि कौन ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। जैसे अगर जब तक सब ठीक चल रहा है, लेकिन जब यह सवाल उठता है कि कौन सा आदेश सही है, कौन सा आदेश गलत है, तो उसमें व्याख्या करने के जो तरीके हैं, तो उसमें हम देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 13 में कानून की परिभाषा दी हुई है कि कानून में क्या क्या चीजें शामिल हैं। तो उसमें एक्ट है, ऑर्डिनेंस है, ऑर्डर है, रूल है, बायलॉज हैं, और होते होते वो कस्टम और यूसेज तक जाता है। ये सब कानून है। तो इसमें ये देखा जाएगा कि अगर कोई विभागीय आदेश अधिनियम के खिलाफ है तो वो अवैधानिक हो गया। कोई अधिनियम या किसी अधिनियम का कोई अंश संविधान के खिलाफ है तो वो अवैध हो गया। अगर कोई पहले से कानून चला आ रहा है, देश की आजादी के पहले से, संविधान के लागू होने से पहले से, और वो संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है, तो वो अवैध है। तो इसलिए कोई भी कानून बनाने के पहले या कानून बनाने के बाद इन चीजों का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि इस देश के संविधान के प्रावधान क्या हैं। अब हम एक और चीज का जिक्र करना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी की घोषणा के बाद वित्त मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और एक दिन नहीं कई दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसने बताया कि जो पैकेज की घोषणा है वो कैसे कैसे लागू होगा। तो वो उस घोषणा में के सहीपन या उसके गलत होने पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि केपी वर्गीज बनाम इनकम टैक्स ऑफिसर इन एर्नाकुलम एंड अदर्स में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था 1981 1981 वॉल्यूम 4 SCC यानी सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज 173। उसमें लिखा हुआ है कि बजटरी जो स्पीच है या बजट के दौरान जो लोगों के भाषण हैं, क्या उनको कानून माना जा सकता है। और फिर उसमें आगे आया कि जब तक वो एक्ट के रूप में नहीं आता तब तक वो कानून नहीं है। तो इस दृष्टि से अगर देखें कि फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या वैधानिक हैसियत है, तो हम ये पाएंगे कि दरअसल ये घोषणाएं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके बाद जो डिपार्टमेंटल ऑर्डर इशू हुए हैं, दरअसल वही सरकार के आदेश हैं। और उन डिपार्टमेंटल ऑर्डर्स को जो तमाम अधिनियम है, जो तमाम कानून है और जो संविधान है, उसकी दृष्टि से जांचा परखा जा सकता है। तो एक हम और
चाहेंगे कि छात्रों को जानना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों की स्थिति के बारे में क्या कहा और सर्वोच्च अधिकारी के बारे में क्या कहा। तो एक जजमेंट है बेंगलोर मेडिकल ट्रस्ट वर्सेस बीएस मुद्दप्पा, AIR 1991, सुप्रीम कोर्ट, पेज 1902। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलीगैलिटी परपेचुएट्स इन इलीगैलिटी, यानी कोई चीज अगर अवैध है और उसकी शुरुआत अवैधानिकता से हुई है तो उसका अंतिम परिणाम भी अवैध ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एन इलीगल एक्ट डज नॉट बिकम लीगल ओनली फॉर द रीजन दैट इट हैज बीन डन बाय द हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट। कोई अवैध कृत्य सिर्फ इसलिए वैध नहीं हो जाता कि उसको सर्वोच्च अधिकारी ने जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा कि इन ए डेमोक्रेसी व्हाट प्रिवेल्स इज द रूल एंड लॉ। जनतंत्र में सबसे बड़ी चीज क्या है? रूल एंड लॉ, नॉट द हाइट ऑफ द पर्सन एक्सरसाइजिंग द पावर। जो आदमी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है वो कितनी ऊंची कुर्सी बैठा हुआ है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है रूल एंड लॉ। स्पष्ट करना चाहता हूं, आपने हमको जो समझ के बुलाया भी है, तो मैं जज तो नहीं हूं और मैं इन मुद्दों पर कोई निर्णय भी नहीं दे सकता। लेकिन यदि कानूनों की व्याख्या के उद्देश्य से सिद्धांतों को लागू करके व्याख्या की दृष्टि से अगर समझ विकसित हुई है, क्षमता विकसित हुई है, तो छात्र अपने कौशल से और अपने अध्ययन के आधार पर सही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। मैं हमेशा मानता हूं कि दुनिया में हर कोई एक अलग और एक विशेष क्षमता रखता है और इस तरह की क्षमता और कौशल यदि कल्याण और विकास के लिए उपयोग किया जाए तो छात्र और समाज के सभी वर्ग सभी के कल्याण के लिए अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और इस तरह का समाज बन सकता है जिससे समाज के अंतिम व्यक्ति को हर लाभ पहुंच सके। धन्यवाद।